नहीं है कि हीरो तो खाली है, ज्वालामुखी भी है। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक का नाम है बैरन और एक का नाम है नारकुंडम। दोस्तों 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, आपको ध्यान रखना। जो बैरन है वो निकोबार द्वीप में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको याद रखना, जो बैरन है वो निकोबार द्वीप में है और एक सक्रिय मतलब फट सकता है, कभी भी उसमें अटैक कर सकते हो, ब्लास्ट हो सकता है। जबकि दोस्तों नारकुंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत में कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, जो फट सकता है आगे चलकर? तो आपको ध्यान रखना बैरन जो निकोबार द्वीप में है। जबकि दोस्तों आपका जो नारकुंडा है ये सुषुप्त मतलब सिर्फ बना हुआ है, फटेगा नहीं। दोस्तों लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो आपको पता होगा कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में। और इसमें 36 द्वीप है, कुल मिलाकर 36 द्वीपों को मिलाकर लक्षद्वीप बना है, जिसमें से 11 द्वीप पर आबादी है। बाकी द्वीप मतलब ऐसे पड़े हुए हैं, 11 द्वीप ऐसे जहाँ पर इंसान रहते हैं। दोस्तों एक द्वीप है अंडराट। दोस्तों अंडराट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे आपको यह पूछा जाए कि 36 द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का कौन है, तो आप कहेंगे अंडराट है, आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। तो आपको याद रखना है मिनिकॉय जो है ना वो दूसरा, सबसे पहला अंडराट है, दूसरा है मिनिकॉय, आपको ध्यान रखना। फिर दोस्तों एक द्वीप है पिटली। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो आपको याद रखना पिटली द्वीप जो है ये लक्षद्वीप का भाग है और यहाँ पर पक्षियों के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है, आपको ध्यान रखना। अगला है अगाती। अगाती लक्षद्वीप समूह एकमात्र द्वीप जहाँ हवाई अड्डा है। मतलब अगर आपको लक्षद्वीप जाना हो प्लेन से तो आपको अगाती द्वीप में उतरना पड़ेगा और वहीं से फिर आप जहाज के माध्यम से विभिन्न द्वीपों में जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डे की व्यवस्था है, तो आपको ध्यान रखना है अगाती द्वीप में। दोस्तों लक्षद्वीप 11 चैनल द्वारा 2 भागों में बटा है और उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में जो है कन्ना नोरे द्वीप। मतलब दोस्तों लक्षद्वीप को जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है 11 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप को 2 द्वीपों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग को अगर कहा जाए दोस्तों क्या कहा जाता है, दोस्तों आपको ध्यान रखना अमीनी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को, दक्षिणी भाग को हम लोग कहते हैं कन्ना नोरे द्वीप। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है। 2021 में पेट का परीक्षा हुआ था तो पूछा गया था कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है लक्षद्वीप के सभी द्वीपों में दोस्तों मलयालम। क्यों मलयालम बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों बताओ लक्षद्वीप के दाई तरफ केरल है, केरल के बगल में तो लक्षद्वीप है। तो आपको ध्यान रखना प्रभाव वहां का है। दोस्तों लक्षद्वीप में सर्वाधिक मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों मिनिकॉय एक ऐसा लक्षद्वीप का द्वीप है जहां पर महल नामक भाषा बोली जाती है। दोस्तों महल मालदीव की भाषा है तो उसका प्रभाव दिखता है। तो अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप में सर्वाधिक किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है तो मलयालम का। लेकिन पूछे ऐसा कौन सा लक्षद्वीप का द्वीप है जहां पर महल भाषा बोली जाती है, तो दोस्तों मिनिकॉय, माँ से महल भाषा बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप के अगर किसी व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन होता है या आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो किस हाईकोर्ट में रिट दाखिल करेगा? भाई इसकी न्यायपालिका होगी, पीठ होगी। तो आपको ध्यान रखना है केरल हाईकोर्ट, बगल में केरल है ना। जैसे मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार के अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार के तहत हाईकोर्ट में जाना है तो दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट जो है कोलकाता हाईकोर्ट जाएगा। जबकि लक्षद्वीप वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? केरल। तो नोट कर लो क्वेश्चन आता है कि दोस्तों लक्षद्वीप की हाईकोर्ट कहाँ पर है, खंडपीठ कहाँ पर है? तो केरल में है, आपको याद रखना। दोस्तों आपने सुना होगा जैविक खेती पूरे भारत में सर्वप्रथम जयपूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है। पता है ना जैविक खेती क्या होती है? जहां पर खाद्य का प्रयोग नहीं होता है, गोबर का जो देसी चीजों का प्रयोग करके खेती होती है तो जैविक खेती कहते हैं। और सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूर्ण जैविक बना है। और आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप जानते हो क्या खासियत है? लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो जैविक खेती कर रहा है। तो आपको नोट कर लेना है कि जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप। 2020 में कर लिए हैं। तो इसकी हाईकोर्ट कहाँ पर है? केरल में है। ये भी आप कर लिए होंगे, चलेगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में एक नोट लिखा होगा, भारत के प्रवाल वित्तीय क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तक सीमित। मतलब दोस्तों भारत में वो कौन कौन से स्थान है जहां पर प्रवाल वित्तीय मूंगा चट्टाने पाई जाती। तो आपको ध्यान रखना है कहां कहां पर दोस्तों, मन्नार की खाड़ी, पता है मन्नार खाड़ी श्रीलंका के पास भारत के बीच में दोस्तों, कच्छ की खाड़ी गुजरात में और अंडमान में और लक्षद्वीप में दोस्तों, इन 4 स्थानों दोस्तों प्रवाल वित्तीय भारत की पाई जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लक्षद्वीप एटाल प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप में दोस्तों जो प्रवाल द्वीप पाया जाता है उसका नाम एटाल है, तो आपको हाईलाइट कर लेना है दोस्तों। बाकी प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों से होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है और चूने के निर्वाह करती है। आसान भाषा में इतना हाईलाइट कर लो कि दोस्तों भारत में 4 स्थानों पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से स्थानों पर, मन्नार में, कच्छ में, अंडमान में और लक्षद्वीप में। दोस्तों लक्षद्वीप में जो प्रवाल द्वीप है उसका नाम है एटाल प्रायद्वीप। दोस्तों कई भाग मतलब जो प्रवाल द्वीप होते हैं ना चट्टानें कई भागों में बटी होती है, यहाँ पर एटाल पाया जाता है। लेकिन पूछा जाए कि किस जो है कटिबंध में इनका निर्माण होता है, तो मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाता है। दोस्तों जहां पर पानी थोड़ा गर्म हो ना वहां पर इनका अधिकतर निर्माण होता है। तो मूंगा का दोस्तों निर्माण कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियां। नदियों का समय आ गया है, तो आइए नदियों के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लिया जाए। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे सतलज। अच्छा बताइएगा सतलज को वैदिक काल में क्या कहा गया है? शतुद्री कहा गया है। जी बिल्कुल सही है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, सतलज की बात करते हैं दोस्तों। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। तो आपको पता होगा दोस्तों सिंधु नदी कहां से निकलती है दोस्तों, मानसरोवर झील तिब्बत में है और वहां पर राकस ताल से निकलती है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना मुहाना कहां पर जाके मिलती है दोस्तों, चिनाब नदी से जाकर, चिनाब नदी इससे आकर मिल जाती है वैसे कहा जाए तो, फिलहाल सॉरी चिनाब नदी जाकर ये मिल जाती है दोस्तों। सिंधु पता है ना आप लोगों को दोस्तों, सिंधु सॉरी सतलज नदी, हाँ सतलज की बात कर रहे हैं दोस्तों। सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के जो है निकट दोस्तों कहां से, राकसताल से निकलती है और आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। मतलब ये अपना सारा जो जल है वो चिनाब नदी में जोड़ देती है दोस्तों। इसकी लगभग लंबाई 1500 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए दोस्तों ये पंजाब में प्रवेश करती है, आप पता होगा ना दोस्तों। सतलज शिवालिक जो है पर्वत श्रृंखला को काटते हुए आपको ध्यान रखना है पंजाब में प्रवेश करती है। एक बात याद रखना, सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है। अच्छा पूछे किस नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, जो नदी पूरब से निकलती, जैसे आपका सतलज हो गया, सिंधु हो गया, ये सब कहां से, मानसरोवर झील से, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, इनको हम लोग पूर्ववर्ती कहते हैं। तो पूछा जाए किस नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है दोस्तों, जो पूरब से निकलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों पूर्ववर्ती नदी कौन सी है, सतलज। चलेगा दोस्तों, अगली नदी का नाम है सिंधु। दोस्तों सिंधु नदी की बहुत महत्वपूर्ण खासियत है दोस्तों। सिंधु नदी 2 श्रेणियों के बीच बहती है, एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम जास्कर। तो आपको पता हो तो ठीक है, नहीं नोट कर ले दोस्तों, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है, ग्लेशियर है, उसका नाम है सानो ख्याब बाब ग्लेशियर। तो दोस्तों सिंधु नदी कहां से निकलती है, सानो ख्याब बाब ग्लेशियर मानसरोवर के पास से, और सिंधु नदी अपना सारा जल अरब सागर में गिराती है। आपको ध्यान रखना है। और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में केवल ये 1114 किलोमीटर में फैली हुई है। आपको ध्यान रखना है। सिंधु की दोस्तों सहायक नदियां आपको याद कर लेना, सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और झेलम है। झेलम है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो सतलज है
चिनाब है, रावी है, व्यास है, झेलम है। ये सिंधु के बाईं तरफ से मिलती है, बाएं तट से मिलती है। उसके साथ दोस्तों एक और भी सहायक नदियां हैं सिंधु की, जास्कर, गिलगिट, श्योक। तो आपको नोट कर लेना वहीं पर, जास्कर, गिलगिट और श्योक सिंधु के दाईं तरफ की सहायक नदियां हैं, दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। तो भैया हाईलाइट कर लीजिएगा, कर लिए हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए तो उसका नाम चिनाब है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी सहायक नदी का नाम चिनाब है। और चिनाब क्यों सहायक है? क्योंकि इसमें सतलज नदी जाकर मिल जाती है। चलेगा दोस्तों, अगली नदी का नाम है रावी। रावी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, पहले ये बताइए। परुश्री नदी, इसी को ईरावती भी कहा जाता था। फिलहाल दोस्तों रावी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे, दोस्तों एक दर्रा है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर दोस्तों निकलती है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, रावी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, और ये जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिएगा चिनाब कितनी बड़ी हो जा रही है, अभी तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 725 है। दोस्तों अगली है व्यास। व्यास को हम लोग वैदिक काल में विपाशा कहते हैं, आपको पता हो तो ठीक है, अन्यथा नोट कर लेना। व्यास को वैदिक काल में विपाशा के नाम से जाना जाता है, और ये भी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना, व्यास कहां से? दोस्तों रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। दोस्तों व्यास नदी हरिके बैराज के पास सतलज से जाकर मिल जाती है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, व्यास हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज से जाकर मिल जाती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगली नदी का नाम है, उसका नाम है झेलम। दोस्तों आपको ध्यान रखना, तो झेलम है ये बेरी नाग के समीप, कश्मीर में एक बेरी नाग है दोस्तों झील। दोस्तों वहीं पर दोस्तों एक झील है शेषनाग, वहां से निकलती है। तो बेरी नाग नामक स्थान के पास दोस्तों शेषनाग झील है, और वही दोस्तों आपकी निकलती है झेलम नदी। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना, चिनाब नदी की सहायक नदी है, आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों जो आपकी ये नदी है झेलम नदी, इसी पर दोस्तों गूलर झील स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, गूलर झील दोस्तों चिनाब झेलम नदी के दोस्तों किनारे पे स्थित है, आपको हाईलाइट कर लेना है, लिख लेना है। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं अगली का नाम है गंगा। दोस्तों गंगा नदी के बारे में कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही फेमस नदी है। भारत में सबसे बड़ा अपवाद तंत्र जो बनाती है दोस्तों गंगा, मतलब गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, भारत में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, गंगोत्री के पास गौमुख नामक हिमानी से दोस्तों गंगा जी निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दोस्तों भारत में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गंगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों जब दो प्रयाग मिलते हैं तब इसका नाम गंगा पड़ता है। हाँ दोस्तों, गंगा एक अनुवर्ती नदी है, तो आपको वहीं पर नोट कर लेना है, गंगा और यमुना को अनुवर्ती नदी कहा जाता है। जैसे पूर्ववर्ती पढ़े हो ना, वैसे दोस्तों अनुवर्ती नदी, अरे ये ग्लेशियर से निकलती है ना, ग्लेशियर के पिघलने से दोस्तों इनको हम लोग अनुवर्ती, उत्तर भारत में जो ये आपके उत्तराखंड के पास जो ग्लेशियर पिघलते हैं ना, वहां से निकलती है, इनको अनुवर्ती कहा जाता है। तो नोट कर लेना कि गंगा और यमुना को अनुवर्ती नदी कहा जाता है। दोस्तों यमुना की बात करते हैं। दोस्तों यमुना बंदरपूछ के समीप दोस्तों यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड में दोस्तों एक स्थान है बंदरपूछ, वहीं पर दोस्तों एक ग्लेशियर पिघलता है, उसका नाम है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री ग्लेशियर के पिघलने दोस्तों निकलती है यमुना। आपको ध्यान रखना, ये यमुना नदी प्रयागराज में दोस्तों गंगा से जाकर मिल जाती है। दोस्तों इसकी लंबाई भारत में 1375 किलोमीटर है, तो आपको हाईलाइट कर लेना है। और यमुना की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा दोस्तों, और साथ साथ चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंस है, सिंध है, हिंडन है। तो आपको दोस्तों हाईलाइट कर लेना है, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सिंध, हिंडन, ये सभी दोस्तों यमुना की सहायक नदियां। वैसे मैंने आपको नदियों को मैप से बहुत अच्छा पढ़ाया है,
लेकिन अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर मैप वैप नहीं मिलेगा, डायरेक्ट याद करने का प्रयास करिए, फिर कहीं मौका मिलेगा तो ज्योग्राफी मैप से हो जाएगी। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि हिंडन किसकी सहायक नदी है, टोन्स किसकी है, सिंध, हम सिंधु नहीं बोल रहे हैं, सिंध, सिंध जो है यमुना की सहायक नदी है, बाकी बेतवा, चंबल और केन। आपने इतना हाईलाइट कर लिया है दोस्तों। यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। यमुना को हम लोग कालिंदी भी कहते हैं, चाहे तो नोट कर लें, चलेगा। कर लिए हैं? कुछ बातें मैं आपको नोट करा रहा हूं, आप नोट कर लिएगा। जो हिमालय से नदी निकलती है ना, वो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। वी मतलब जानते ना, वैन, VAN वाला। तो आपको नोट कर लेना है, हिमालय से निकलने वाली नदी वी आकार की घाटी या विसर्पाकार मार्ग का निर्माण करती है। आपको पूछा जाएगा, इसीलिए आपको नोट कर लेना है। कर लिए हैं? अभी मैंने बताया था जास्कर, जास्कर सिंधु की सहायक नदी है। दोस्तों जास्कर नदी जानते हो कहां से निकलती है? आपको नोट कर लेना, सरचू के पठार से। जास्कर नदी सरचू के पठार से निकलती है। हाँ, और नोट करिएगा, सिंधु की सहायक नदियों में चिनाब और कौन सी बची है? अस्किनी। इनके बारे में नहीं बताया गया ना, चिनाब को जो है, चिनाब के बारे में नहीं बताया गया ना। हाँ, चिनाब को हम लोग वैदिक काल में अस्किनी के नाम से जानते हैं, पता है कि नहीं आपको? चिनाब को अस्किनी कहा जाता है। चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रे से, हाईलाइट करिएगा। चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है, नोट कर लो, लिखा नहीं इसमें बुक में। और दो नदियां हैं, मैं आसान भाषा में कहूं कि बारालाचा दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। जब दोनों नदियां चंद्र और भागा आपस में मिल जाती है, उसका नाम पड़ जाता है चिनाब। तो आपको ध्यान रखना है, चिनाब नदी निकलती तो दर्रे से, बारालाचा से, लेकिन तब उसका नाम चिनाब नहीं होता है। जब उसमें चंद्र और भागा दोनों आपस में मिल जाती, तब इसका नाम पड़ जाता है चिनाब नदी। चिनाब को वैदिक काल में अस्किनी कहा जाता है। चलिएगा, समझ में आया? अगली नदी का नाम दोस्तों चंबल है। दोस्तों चंबल को चर्मवती भी कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। चंबल को दोस्तों जो है पुरानी सभ्यताओं में चर्मवती के नाम से भी जाना जाता है। कर लिए होंगे दोस्तों। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जान पावा की पहाड़ी से निकलती, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में जान पावा की पहाड़ियों से निकलती है। और दोस्तों जो चंबल नदी है वो इटावा, यूपी में एक जिला है इटावा, वहां पर आकर यमुना से मिल जाती है, इधर से दाई तरफ से। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चंबल नदी इटावा में यमुना से मिल जाती है, इसकी लंबाई 995 किलोमीटर है। और दोस्तों चंबल देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, देश के सबसे बड़े गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। और चंबल की सहायक नदियों में काली है, सिंध है, पार्वती है, और दोस्तों पार्वती के साथ बेतवा है, तिप्ता है, बनास है और क्षिप्रा है। बाकी और है, आपको 4-5 तो याद करनी है। तो अगर पूछा जाए चंबल की सहायक नदियों का नाम बताइएगा, तो दोस्तों सिंध, पार्वती, बेतवा, क्षिप्रा, बनास, तिप्ता। तो इतनी नदियां अगर आप नहीं याद करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इतनी तो आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा, चंबल नदी जो है ना, ये 3 राज्यों से बहती है, तो आपको पता होना चाहिए ना चंबल कहां से, मध्य प्रदेश से बहती है, यूपी में बहती है और राजस्थान में बहती है। तो आपको नोट कर लेना, चंबल 3 स्थानों से, यूपी, MP, राजस्थान। और चंबल नदी पर दो कह सकते हो दो महत्वपूर्ण बांध बने हैं। एक का नाम, एक झरना बना है, उसका नाम चुलिया। चुलिया जो झरना दोस्तों चंबल पर है, और इसी चंबल नदी पर गांधी सागर डैम बना है मध्य प्रदेश में। तो आपको ध्यान रखना है, चुलिया झरना आपका
चंबल नदी पर है और दोस्तों चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। इतना भी आपको नोट करना पड़ेगा। अब आपको नोट नहीं करेंगे तो आप इस ज्ञान से अल्पज्ञ हो जाएंगे। तो अगर आपने नोट कर लिया जब भी रिवीजन करेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे चंबल नदी के बारे में। चलेगा, आज की चर्चा यहीं तक, बाकी चर्चाएं होंगी कल।